बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तिका के अंतिम अध्याय 10 का, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। इससे पूर्व के जो 9 चैप्टर हमने पढ़े उसके तहत हमने आधुनिक भारत के इतिहास को समझा। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आती है, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करती है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण भारत के विभिन्न वर्ग असंतुष्ट होते हैं और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद भारत में शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और उसके बाद के सालों में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग समुदायों में, जिसमें हमने देखा कि महिला वर्ग है, यहाँ की शिक्षा प्रणाली पर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। इसी के साथ ही हमने चैप्टर 9 में ये समझा कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है और उसकी परिणति होती है भारत की आज़ादी के साथ। और आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन होता है और हमें ये आज़ादी के साथ ही विभाजन का एक दंश है वो भी साथ में प्राप्त होता है। इतनी कहानी हम समझ चुके हैं। इस लास्ट चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारी चुनौतियां यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इससे पहले भी चुनौती थी। इससे पहले चुनौती थी कि भारत में जो विदेशी हुकूमत है उसको कैसे भारत से बाहर भगाया जाए, कैसे अपने देश से बाहर निकाला जाए, कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए। और उसके बाद की चुनौती है उसका हम अध्ययन करेंगे कि उसके बाद भारत को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस अध्याय को। इसके फर्स्ट वीडियो के साथ एक नया और खंडित राष्ट्र समझ गए होंगे। एक नया यानी आज़ाद भारत और खंडित की विभाजित भारत हमें प्राप्त हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। ये देखिए, अगस्त 1947 में आज़ाद भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हम उन्हीं का ही अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्या थी। सबसे पहली समस्या हमने देखी कि हमारे भारत का विभाजन हो चुका था। विभाजन कैसे हुआ था हम देख चुके थे कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र, ये अब क्या बन जाते हैं, पाकिस्तान बन जाते हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। अब भारत ने तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो सिद्धांत अपनाया था कि भारत तो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्पष्ट कह दिया था कि हम तो इस्लामिक राष्ट्र हैं। भाई उसका तो गठन ही इसी आधार पे हुआ था ना कि भाई जो हम मुस्लिम हैं तो हम अल्पसंख्या में हैं, हमारा भारतीयों जो ये पूरा भारत देश है इसमें हमारा कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा, इसलिए हमारे लिए अलग से पृथक राष्ट्र बनाया जाए। यही तो मांग थी उनकी हमेशा से। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये पाकिस्तान बना तो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में ये निर्मित हुआ। तो यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में, जो ये पंजाब वाले जो क्षेत्र थे, इनमें जो हमारे सिख भाई रह रहे थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। तो अब ये बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए। अब भारत के सामने ये समस्या थी कि जो हमारे भाई बंधु आए हैं विभाजन के परिणाम स्वरूप, जिनकी संख्या 80 लाख से भी ज़्यादा थी, अब इनके लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था करनी थी, आवास की भी व्यवस्था करनी थी। आखिर थे तो ये हमारे भाई बंधु। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी, विभाजन की वजह से जो 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, इन लोगों के लिए रहने में रोजगार का इंतजाम करना था। क्योंकि भारत के पास कोई वो होता है ना, जादू की छड़ी तो थी नहीं कि घुमाया और सारे संसाधन आ गए। क्योंकि इतने लंबे समय तक विदेशी हुकूमत रही तो हमारी जो सोने की चिड़िया थी ना वो कब की उड़ गई। भारत के वैसे ही संसाधन खत्म हो चुके थे। भारत इस हालत में नहीं था कि इतने ज़्यादा और जनसंख्या की व्यवस्था कर सके, उनके रहने सहने की, उनके लिए रोजगारों की व्यवस्था कर सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये जो शरणार्थी आए हैं इनका कैसे इनकी व्यवस्था की जाए, कैसे इनका इंतजाम किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी समस्या। जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रिटिश भारत था ना वो एक तरह से ये देख लो 2 भागों में विभक्त था। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे और एक था देसी रियासतें। आप ये यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं। तो मानचित्र में आप ये देख पा रहे हैं, ये है जो प्रांत हैं, ठीक है। और जो ये पिंक कलर में दिखा रखे हैं ये रियासतें हैं, जैसे हैदराबाद रियासत, मैसूर, ये यहाँ पे राजपूताना की रियासत रही, ये जम्मू कश्मीर वाली रही है ना, ये सारी रियासतें हैं। अब यहाँ पे राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन था। अब ब्रिटिश सरकार जाते जाते क्या कह गई थी कि इन रियासतों की इच्छा के ऊपर है, ये चाहे तो किस में मिले, भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे करके एक एकीकृत भारत बनाया जाए, इन रियासतों को मिलाया जाए, यानी जो प्रांत हैं उनके साथ रियासतों का एकीकरण किया जाए। क्योंकि ये बताओ कि जो हैदराबाद मिलने के लिए तैयार नहीं है, अगर यहाँ हैदराबाद स्वतंत्र रहेगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी हैसियत रखेगा, तो ये क्या ऐसा भारत अच्छा रहेगा क्या? खंडित भारत नहीं रहेगा ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और धन्यवाद हो सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल जी का, हमारे प्रथम गृह मंत्री जी का, जो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ और कूटनीति के साथ इन रियासतों का एकीकरण किया और हमारे भारत का, एकीकृत भारत का निर्माण किया। इसलिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि करीब जो ये 500 रियासतें थी, है ना, 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी, तो इनका भारत में एकीकरण करना, इनमें जो राजाओं नवाबों का शासन चल रहा था, तो इन सभी को इस नए राष्ट्र में, इस भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये इस चुनौती का मैं कह रही हूँ कि सफलतापूर्वक समाधान किया गया वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। उसके बाद तीसरी चुनौती ये थी कि नवजात जो हमारा देश है, जो कि अभी विभाजन का दंश झेल के चुका है, उसमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना जो सभी वर्गों की आशाओं को, सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। बहुत सारी चुनौती थी, जैसे कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए, या केंद्र और प्रांतों को समान भूमिका, समान महत्व, समान शक्तियाँ दी जाए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चुनी जाए या संसदात्मक शासन प्रणाली चुनी जाए, यानी ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि समाज के सभी वर्ग, क्योंकि इतने लंबे समय बाद आज़ादी प्राप्त हुई है, तो समाज के सभी लोगों की कुछ ना कुछ आशा थी, कुछ ना कुछ इच्छा थी, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं थी इस राजनीतिक व्यवस्था से। तो समस्या ये थी कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चुनी जाए जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और हम देखते हैं ये काम भी बेखूबी किया गया हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा। विभिन्न जो अलग अलग देश के संविधान थे, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों का समावेश किया गया और भारत में एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित किया गया। नेक्स्ट हमारी समस्या है एकता की समस्या। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी आबादी 34.5 करोड़ थी, और भारत की आबादी में आज भी यही है ना, उस वक्त भी यही था। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के लोग निवास करते थे। अब जो ये अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग हैं, इनमें एकता बनी रही, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो चुका था। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे भी करके ये जो इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसको किस तरह से यूनिट में रखा जाए, किस तरह से इसको एकता में बांध कर रखा जाए। क्योंकि देश में भाषा, पहनावे, खान पान, काम धंधे की इतनी ज़्यादा विविधता थी, और इन सारी विविधताओं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती में भी भारत सफलतापूर्वक, हम कहते हैं, उतर पाया। क्योंकि देखो, एक माला है भारत रूपी, और उसमें ये पृथक पृथक फूल है, लेकिन एक माला के रूप में ये अच्छे से संगठित है, ठीक है। और विविधता के बगैर हम अगर देश की कल्पना करें ना, तो हमें हमारा देश अच्छा भी नहीं लगेगा। कितना अच्छा लगता है ना कि हर अलग अलग राज्य में जाते हैं, अलग अलग वेशभूषा हमें दिखाई देती है, अलग अलग खान पान के तरीके, हमें खाने पाने की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसके बाद एक और समस्या थी विकास की समस्या, क्योंकि आज़ादी के समय भारत बिल्कुल पंगु हो चुका था। हमने देखा पूर्व के अध्यायों में कि किस तरह से ब्रिटेन के उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। वहाँ से भारत से कच्चा माल ब्रिटेन में बहुत ही सस्ती दरों पर ले जाया जाता, और वहाँ से जो तैयार माल होता था ब्रिटेन की इंडस्ट्री से, ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, मैंने बताया आपको, और ब्रिटेन का माल ला करके भारत में सस्ती दरों पर बेचा जाता था, जिससे कि भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लग गए थे और कुटीर और लघु उद्योग धंधों का बिल्कुल पतन हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती थी कि विकास किया जाए, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय 80% के लगभग लोग गाँव में निवास करते थे, और गाँव में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते थे। और कृषि क्या है? जुआ है, मानसूनी जुआ, क्योंकि कृषि मानसून पर निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो कृषि अच्छी हो जाएगी, सूखा पड़ गया तो पूरे किसान, बिल्कुल मतलब किसानों का तो पतन निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जो विशाल संख्या गाँव में रह रही है और किसान बारिश पर निर्भर है, तो उनकी सिंचाई वगैरह की व्यवस्था की जाए, उस क्षेत्र का विकास किया जाए। इसके अलावा अगर शहरों में देखें तो शहरों में अलग तरह की समस्याएं थी। शहरों में झुग्गी बस्तियों की समस्याएं थी, पर्याप्त स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है ना, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक चुनौती थी कि भारत में जो इतनी ज़्यादा गरीबी है उसको कैसे दूर करें, रोजगार के नए नए अवसर कैसे लेकर के आएँ, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाएं, यहाँ पर किस तरह से कृषि क्षेत्र का, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, और ना ये सारी चुनौतियां भारत के सामने थी, जो कि अभी एक नवजात देश था स्वतंत्र होने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चुनौतियां थी। इसके साथ ये भी चुनौती थी कि विकास इस तरह से किया जाए कि ये ना हो कि समाज का एक हिस्सा, एक तबका तो बहुत ज़्यादा विकास कर ले और दूसरा तबका या दूसरा क्षेत्र या दूसरा वर्ग बिल्कुल ही पिछड़ जाए। तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर, सभी क्षेत्रों को साथ में लेकर के विकास करना, क्योंकि अगर एक वर्ग या एक तबका या एक क्षेत्र पिछड़ गया, एक दूसरे क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो गया, तो फिर से वही विभाजनकारी राजनीति हो जाएगी, फिर से वही देश के विभाजन के चिन्ह नजर आने लग जाएंगे। तो हमने
क्या क्या चुनौती देखी, शरणार्थी की समस्या थी। दूसरी हमने क्या देखी कि रियासतों के एकीकरण की समस्या थी। रियासतों के एकीकरण की समस्या के साथ ही एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती थी जो कि समाज के सभी लोगों की आशाओं को पूरा कर सके। इसके अलावा हमने देखा विकास की समस्या। तो इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां थी आज़ाद भारत के सामने। हम ये देखिए एक चित्र बताया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी जी, तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में, देखिए कितनी भारी भीड़ जमा हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी को आकाशवाणी पर जब ये समाचार प्रसारित किया, ये भावुक भाषण दिया कि दोस्तों साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा है और हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विभाजन हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि जो ये नवजात भारत था, अब उसको चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। तो ये जो नियम कानून थे, इन्हें संविधान, तो इस संविधान की रचना कैसे की गई, तो जो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था, चैप्टर 9 के वीडियो में, कि कैबिनेट मिशन आया था, तो उस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए जुलाई 1946 में, और इसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और इस संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक संविधान तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत का ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण मैं बता चुकी हूँ पूर्व के वीडियोज में, क्योंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था और इसी आधार पर 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत के विभाजन से पूर्व इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद इसमें लगभग 300 सदस्य थे। तो उन 300 भारतीयों ने देश के, और अलग अलग पार्टियों के थे, तो इन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में बहुत लंबा विचार विमर्श किया। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से बैठक हो रही हैं। संविधान ऐसे ही नहीं लिखा गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितनी बैठकें हुई, तो उनमें एक एक संविधान के एक एक अंश पे व्यापक चर्चा हुई। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया। तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। ये देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्य पर प्रस्ताव डालने का जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, वो नेहरू जी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि जो ये भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो भारतीय संविधान की यदि हम विशेषता उठाएं तो लंबी चौड़ी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम देखते हैं तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। किसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार? सार्वभौम का मतलब सभी को, बिना किसी जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव के सभी को मतदान करने का अधिकार देना ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहलाता है। और इसके लिए ये उस वक्त प्रावधान किया गया था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के जो भारतीय हैं उन सभी को प्रांतीय व राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया। हालांकि अभी तो ये आयु 18 वर्ष कर दी गई है, लेकिन उस वक्त 21 साल से अधिक उम्र के कोई भी भारतीय, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को ये अधिकार दिया गया। और इससे पूर्व हम देखते हैं कि भारतीयों को खुद अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद ये अधिकार दिया गया। और हम भारतीय इतने ज़्यादा भाग्यशाली रहे कि अगर आप यूरोपियन देशों को देखो, ब्रिटेन को देखो, अमेरिका को देखो, तो इनमें टुकड़े टुकड़े में ये अधिकार वहाँ की जनता को प्राप्त हुआ है। पहले वहाँ पर जो संपन्न जो पुरुष थे उनको दिया गया शिक्षित, फिर उसके बाद शिक्षित पुरुषों को दिया गया, फिर अन्य पुरुषों को दिया गया, लास्ट में महिलाओं को दिया गया। लेकिन भारत में एक साथ ही समाज के सभी वर्गों को ये मताधिकार दिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता देखते हैं कि भारतीय संविधान में कानून की समानता को स्थापित किया गया है। यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। विभिन्न धर्म, जाति, पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान मानते हुए उनको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि समाज में जो निर्धन वर्ग के लोग थे, जो वंचित तबके के लोग थे, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ उनको विशेष सुविधाएं दी गई। मुख्य धारा में से मेरा आशय है कि अब तक जो लोग पिछड़े थे, दलित, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था बताया था कि किस तरह दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था, सार्वजनिक स्थल पर उनको जाने की अनुमति नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने की उनको अनुमति नहीं थी। तो ये लोग बिल्कुल समाज की जो आम धारा है उससे पिछड़ चुके थे। तो वापस इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं इनको प्रदान की गई। उनमें से एक थी आरक्षण की सुविधा।
ठीक है। तो विधायिका व नौकरियों में आदिवासी व अनुसूचित जो जाति जनजाति के लोग थे, आदिवासियों को ही अनुसूचित जनजाति कह दिया जाता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे इनको आरक्षण दिया गया। इसके अलावा जो छुआछूत की कुप्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अपराध उसको घोषित कर दिया गया, ये प्रावधान किए गए। क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासी अभी तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। जनजातियां, आदिवासी अभी तक बहुत वंचित थे। हम पढ़ चुके थे उनके ज़मीन पर, उनके जंगल पर जो औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक सरकार थी, उनके अधिकार थे और उनके काफ़ी अधिकारों को छीन लिया गया था। और अब कोशिश की गई नए संविधान के द्वारा जो बनाया गया था कि उनको कुछ अधिकार ऐसे दिए जाएँ जो कि उनकी स्थिति में सुधार कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है कि इसमें केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य में आपस में समन्वय बना रहे, लड़ाई झगड़े की स्थिति न हो, इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य के मध्य में संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, प्रांतीय या राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में उन विषयों को रखा गया जो कि राष्ट्रीय महत्व के थे, जैसे कि कराधान के मामले, वैदेशिक मामले, रक्षा क्षेत्र संबंधी मामले। इनको किस में रखा गया? केंद्र सूची पर, जिस पर कानून बनाने का कार्य कौन करेगी? केंद्रीय विधायिका करेगी, जिसका क्या नाम है? संसद है। दूसरे प्रांतीय सूची या राज्य सूची, जिसमें राज्य स्तर के महत्व के विषय को रखा गया, जिन पर कानून बनाने का कार्य कौन करेगी? राज्य की विधायिका, ठीक है, विधानमंडल कानून बनाएगा। और थर्ड में थे समवर्ती सूची, जिसमें वो विषय रखे गए जिनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और दोनों में यदि टकराव हो जाए तो बड़े भाई यानी केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। ये देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों में अधिकारों का बंटवारा किया गया। संविधान में विभिन्न विषयों को केंद्रीय सूची में रखा गया, जैसे कि कराधान, रक्षा व विदेशी मामले। कुछ विषय राज्य सूची में रखे गए, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामले। इसके अलावा वन और कृषि संबंधी जैसे अनेक मामले वो समवर्ती सूची में रखे गए। अलग अलग से लिस्ट थी, यहाँ पर 1-2 उदाहरण दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से विषय किस सूची में शामिल थे। तो बच्चों, ऐसे देखते हैं कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी के साथ ही इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को जैसे ही अंग्रेज यहाँ से विदा हुए, अंग्रेजी को भी विदा करने की कोशिश की जा रही थी। ये मांग उठी कि अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी को भी जाने दी जाए, लेकिन क्या हुआ, संविधान सभा में भाषा को लेकर के तीखी बहस हुई। और टीटी कृष्णामाचारी जी, जो कि आगे चलकर वित्त मंत्री भी बनते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी जी ने दक्षिणी जो भारतीय क्षेत्र हैं उनका पक्ष रखते हुए कहा, और बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं दक्षिण भाषा में, दक्षिण जो भाषी हैं जैसे कि कन्नड़, तमिल, मलयालम वगैरह, तेलुगु वगैरह, ये भाषा वहाँ ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी का वहाँ अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि दक्षिण के लोगों की पक्ष रखते हुए, दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर आप देखो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दोगे ना, हमारे ऊपर हिंदी थोप दोगे, तो भाई जैसे देश का विभाजन हुआ था ना, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे यदि आप हम पर हिंदी थोपोगे। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत विवेकता से कार्य करते हुए, बहुत ही बुद्धिमत्ता से कार्य करते हुए, क्योंकि देश को विभाजन की राजनीति से बचाना था कैसे भी करके। मैंने आपको पहले बताया बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, समुदाय के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उन सबसे बचा करके कैसे भारत की एकता को बरकरार रखा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पे बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया और ये व्यवस्था की गई कि हिंदी को तो राजभाषा का दर्जा दे देंगे, लेकिन जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी जो कामकाज की भाषा है, अदालत है, सरकारी सेवाएं हैं, विभिन्न राज्य हैं, इनके बीच में जो आपसी संवाद होंगे, इनके बीच में जो संचार होंगे, उनमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो गए, क्योंकि उत्तर भारत में हिंदी का प्रभाव है, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं और इसके अलावा अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा है। तो एक व्यवहारिक मध्यम रास्ता अपनाया गया भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब ये देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसने कि भारतीय संविधान का पूरा प्रारूप निश्चित किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्हें लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। बचपन में इन्हें दलित होने के कारण बहुत सारे भेदभाव, छुआछूत का शिकार होना पड़ा था। और हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो ये जातियाँ थी, पिछड़ी जातियाँ, इनको पक्ष में कानून बनवाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वे मराठी भाषी दलित परिवार से थे, जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे, दलितों के एक महान नेता, और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लियर बता रखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब को। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि बच्चों
B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में ही जो हमारा ये भारतीय संविधान था, दस्तावेज था, इसको अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अम्बेडकर जी ने जो अपना अंतिम भाषण दिया, उसमें काफ़ी अच्छे विचारों को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी जनता के सामने, देश के सामने, कि हम राजनीतिक लोकतंत्र तो ला रहे हैं। कैसे? कि हम हर एक व्यक्ति को, यहाँ भारत में जो नागरिक है उसको वोट का अधिकार दे रहे हैं, एक वोट का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्या हम सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या हम आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित कर रहे हैं? भाई, हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार तो दे रहे हैं, हम राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तो कर रहे हैं, एक देश एक नागरिक एक वोट के सिद्धांत को तो अपना रहे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि समाज में सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से समानता स्थापित हो। और इन्होंने कहा ये एक विरोधाभास है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तो की जा रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा रही है। तो इस तरह के हमने देखा, हमने क्या क्या आज अध्ययन किया। हमारे दो महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय के हमने देखे। पहले बिंदु में हमने देखा कि भारत को विभाजन के पश्चात, आज़ादी के पश्चात कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने देखा शरणार्थियों की समस्या, रियासतों के एकीकरण की समस्या, विभिन्न जो धर्म भाषा जाति के लोग थे उनमें उनको एकीकृत बनाए रखने की समस्या, विकास की समस्या। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान में किन किन मुख्य विशेषताओं को शामिल किया गया। मिलते हैं बच्चों इस चैप्टर के पार्ट सेकंड के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।